हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं नीतू। हम पढ़ेंगे यूपी पीसीएस प्री 2024 के लेटेस्ट पेपर जो होंगे आपके DIS कोचिंग के। ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट पेपर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में सजा नहीं हुई थी? किससे जो है कानपुर षड्यंत्र केस में 1924 में सजा नहीं हुई थी? श्री अमृतपाल डांगे, मुजफ्फर अहमद, मानवेंद्र नाथ जिसे हम क्या कहते हैं MN रॉय कहते हैं, MN रॉय, शौकत उस्मानी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। MN रॉय को जो है कानपुर षड्यंत्र केस में सजा नहीं हुई थी, जबकि अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी प्लस आपके नलिन गुप्ता, इन सभी को जो है इसके तहत 4 वर्ष की सजा दी गई थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, तो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो कैबिनेट मिशन ने जो है आपके मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए आयोजित चुनावों में प्रतिभाग तो किया, परंतु संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। पहला क्यों नहीं सही है? क्योंकि पाकिस्तान को मांग को अस्वीकार कर दिया था कैबिनेट मिशन ने। उस टाइम पे कैबिनेट मिशन, मतलब जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो प्रधानमंत्री वहाँ का कौन था? ब्रिटेन का। तो ये थे आपके क्लीमेंट एटली। भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो और यदि असंभव हो तो अराजकता के भंवर में छोड़ दो। भारत में अंग्रेजी सरकार के लिए उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो ये आपके महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में कहा था। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की स्थापना कब की गई थी? कृषि से संबंधित जो रॉयल कमीशन आपका आया था, ये आया था 1928 में आया था। अब हम देखेंगे कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। ब्रिगेड दिया हुआ है और नेतृत्व, किस ब्रिगेड का नेतृत्व कौन किया था? तो सुभाष ब्रिगेड का नेतृत्व जो है शाहनवाज खान ने किया था, शाहनवाज खान। नेहरू ब्रिगेड का नेतृत्व जो है GS ढिल्लों ने किया था। गांधी ब्रिगेड का नेतृत्व आपके कौन किया था? तो इनायत खां ने किया था। कौन किया था? इनायत खां। इनायत खां, न कि आपके गुलजार सिंह ने किया था, इनायत खां ने किया था। रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व जो है आपके लक्ष्मी सहगल ने किया था। आज़ाद ब्रिगेड का नेतृत्व किसने किया? तो ये आपके गुलजार सिंह ने किया था। कौन किया था? गुलजार सिंह ने। तो इस तरह से आप ऑप्शन को मिला सकते हैं कि सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। 1832 में दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया किसने किया? ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, बाल शास्त्री जाम्बेकर, विष्णु शास्त्री पंडित। तो ये किए थे आपके बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा जो है 1832 में दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया। ये बम्बई के उन उग्र सुधारवादियों में थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की थी। तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 7। निम्नलिखित युद्धों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कौन सा युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1766 से लेके 1769 तक होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो ये आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1775 से 82, 1775 से लेके 82 तक होगा। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होगा? तो प्रथम आंग्ल आपका सिख युद्ध 1845 से लेके 46 के बीच होता है। तो इस तरह से हमें अगर ऑप्शन मिलाना हुआ तो 1, 3, 2 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमें देखेंगे। राजा राममोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, अमृत बाजार। तो ये हो जाएगा आपका संवाद कौमुदी। राजा राममोहन राय ने ये जो थे एक समाज सुधारक थे। इन्हें जो है आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। सती प्रथा के विरुद्ध उस टाइम इन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी में सती प्रथा के विरोध के लिए प्रदर्शन किया था, मतलब उसमें लेख लिखे थे। तो ये हो जाएगा आपका संवाद कौमुदी आंसर। अगला हम देखते हैं कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। विषाणु जो है आपका अकोशिकीय होता है। प्रियॉन जो होता है ये किससे बना होता है? प्रियॉन। तो प्रियॉन जो है आपका जो केवल प्रोटीन से बनता है और न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका प्रियॉन कहलाता है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। जीव द्रव्य जो है जैविक क्रियाएं होती हैं जीव द्रव्य के अंतर्गत। और माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे ज़्यादा किसका निर्माण करता है? तो ATP का निर्माण सबसे ज़्यादा करता है। तो प्रियॉन किससे मिलकर बना होता है? तो प्रियॉन आपका केवल प्रोटीन से मिलकर बनता है, प्रोटीन से मिलकर बनता है।
और न्यूक्लिक अम्ल का इसमें अभाव पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, तो प्रियॉन कहते हैं। तो अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। निम्नलिखित में से किस एक में पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है? कवक, जीवाणु, युग्लिना, पूर्ण परजीवी पौधा। तो ये हो जाएगा आपका युग्लिना। युग्लिना में जो है आपका क्या पाया जाता है, तो पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक, जीवाणु एवं पूर्ण परजीवी पौधों में जो है पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो प्रोटीन मुख गुहा से, आमाशय से, अग्नाशय से, ग्रास नली से। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आमाशय से जो है आपका प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। आमाशय में भोजन 2-4 घंटे तक रहता है। आमाशय की दीवार में जो है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस स्रावित होता है, जो अम्लीय होता है। यहाँ पेप्सिन जो है भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन दूध के लिए जो विलय होता है, दूध को पचाने के लिए किस प्रोटीन का मतलब वो करता है, तो रेनिन नामक प्रोटीन जो होता है वो निकलता है दूध को पचाने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। रुधिर प्लेटलेट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। यह सभी मनुष्यों एवं जंतुओं के रुधिर में पाई जाती है। ये रुधिर का थक्का बनाती है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। यह जो है सभी मनुष्यों एवं जंतुओं के रुधिर में पाई जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आरबीसी सारी जगह पाई जाए। रुधिर प्लेटलेट्स एक प्रकार की रुधिर कणिका होती है। इसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है, तो रुधिर जो है आपका सिर्फ मनुष्यों के जो है उसमें पाई जाती है। मनुष्यों के रुधिर में आपका क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है, रुधिर प्लेटलेट्स पाया जाता है, जबकि ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? तो 7 से लेकर 10 दिन के अराउंड आपका आरबीसी का जीवन काल होता है। और ये जो है रुधिर जो है थक्का बनाने के लिए भी जाना जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आर्टिकल 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को कानूनन मंत्री से परामर्श लेना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ए तो सही है, लेकिन आर आपका सही नहीं है। आर्टिकल 126 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से जो है अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को इस संबंध में किसी से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को किसी से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? भोजपुरी, नेपाली, अंग्रेजी, राजस्थानी। तो नेपाली जो भाषा है वो आपके 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक भाषा आपकी नेपाली भी है। तो अगला हम देखेंगे 21वें संविधान संशोधन जो 1967 में होता है। इसके तहत जो है आपका सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। मूल संविधान में आपकी टोटल 14 भाषा थी, अब बढ़ के कितना हो गई है? तो 22 भाषा हो गई है। और आपका 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ी जाती है। मणिपुरी और कोंकणी ये जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी जाती है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा जाता है। अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। अच्छे से याद कर लीजिए, ना भोजपुरी शामिल है, ना अंग्रेजी शामिल है, ना ही राजस्थानी 22 भाषाओं में शामिल हैं। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कुछ कर कार्यपालिकी या प्रशासकीय आदेशों द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। ऐसे विषय जो न तो संघ सूची में वर्णित है और न ही राज्य सूची में, उस पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल पहला जो है आपका असत्य है, बाकी दूसरा सही है। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही आरोपित या संग्रहित किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। यह केवल विधानमंडल द्वारा ही लगाया जा सकता है, न कि कार्यपालिका या प्रशासकीय आदेशों द्वारा। तो कोई भी कर लगाने के लिए जब तक संसद न बता दे कि आपको लगाना है या विधानमंडल न कह दे, तब तक आप कर नहीं लगा सकते। न कार्यपालिका न सरकार लगा सकती है, न प्रशासक जो है वो लगा सकते हैं। तो इस वजह से आपका पहला गलत हो गया। सेकेंड हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति वापस पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति पहले पूर्व अनुमति लेते हैं, तब जाके धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। इस वजह से जो है राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। बाकी सभी आपके धन विधेयक के संबंध में सही कथन है। अगला देखते हैं, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार आर्टिकल 169 के अंतर्गत संसद को है। इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो आपका पहला तो सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसके लिए संसद को जो है संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल एक सही है, दूसरा नहीं सही है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य? इसकी उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के आधार पर की जाती है। इसके तहत उद्घोषणा का संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। इसके तहत उद्घोषणा को 6 माह पर पुनः अनुमोदित कर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका जो है सही नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा होती है उसको 6 माह पर जो है पुनः अनुमोदित कर अनिश्चित काल के लिए नहीं 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन गलत है, बाकी सभी जो है सही हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है देखते हैं, सभी संवैधानिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना, सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही है कि सार्वजनिक महत्व के मामलों में या कानूनी तथ्यात्मक में जो है राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है आर्टिकल 143 के तहत क्या देगा? सलाह देगा। राष्ट्रपति माने या ना माने ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, इस पर कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, संविधान के आर्टिकल 136 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? यह विशेष इजाज़त से संबंधित है। इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है। सभी कथन जो है सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी कथन जो है आर्टिकल 136 के तहत सही हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं समान हैं? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, अवशिष्ट शक्ति राज्यों के पास, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए जो है सही है कि राष्ट्रपति के पास जो है यूएसए और इंडिया दोनों जगह जो है आपके पॉकेट वीटो की शक्ति दी गई है। और इंडिया में किस आर्टिकल के तहत है? तो ये आपका आर्टिकल 111 के तहत जो है पॉकेट वीटो की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इंडिया में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? तो ये आपके केंद्र के पास हैं, जबकि अमेरिका में ये शक्तियाँ आपके राज्यों के पास हैं। उच्च सदन में जो है कुछ सदस्य का मनोनयन करना, ये आपके कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है, न कि अमेरिका से। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? निष्काम कर्म जो है कहाँ से लिया गया है? तो निष्काम कर्म जो है आपका गीता के सार तत्व से लिया गया है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख किस में है? तो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये आपके निष्काम कर्म का उल्लेख किस में है? तो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद। गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख है आपका ऋग्वेद के 3 मंडल में है। वैदिक साहित्य जो है श्रुतियों के अनुसार लिखी गई, जो रामायण लिखा गया है ये आपके श्रुति के अनुसार है। दशराज्य युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो इस वजह से पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी जो हैं सुमेलित हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को, महाजनपद और राजधानी के बारे में, कौन सा जनपद किस राजधानी में आता है? तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। वज्जी की राजधानी आपकी वैशाली है। चेदी की राजधानी आपकी शक्तिमती और मत्स्य की राजधानी आपकी विराटनगर है। मत्स्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। चेदी आपका बुंदेलखंड एरिया वाला है। वज्जी जो है आपका बिहार का है। अंग जो है ये भी आपके बिहार में पड़ता है।
तो इस वजह से हम देखेंगे बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? खुद्दक निकाय, बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण, विशुद्ध मग। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। विशुद्ध मग को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। 5वीं सदी के पाली भाषा के विद्वान बुद्धघोष ने विशुद्ध मग नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसकी रचना किसने की थी? तो बुद्धघोष ने की थी। बुद्धघोष ने आपकी रचना विशुद्ध मग की है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। आपका विशुद्ध मग किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान, महायान का नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। खुद्दक निकाय जो होता है जातक कथा है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं रचित की गई हैं। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण की रचना किसने की है? तो अश्वघोष ने की है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। सातवाहन वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस वंश की स्थापना सिमुक ने सुंग वंश के शासक सुशर्मन की हत्या करके की थी। नानाघाट पुणे अभिलेख सातवाहन नरेश हाल से संबंधित है। कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके की थी। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? तो ये प्रतिष्ठान नामक स्थान पर थी। प्रतिष्ठान कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। सातवाहनों को प्रभुत्व और महत्व दिलाने वाला जो प्रथम शासक था वो कौन था? तो सातकर्णी प्रथम था। नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि गौतमी सातकर्णी ने जो है 2 अश्वमेघ यज्ञ किए, 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे और एक जो है राजस्व यज्ञ किया। एक आपका क्या किया? तो राजस्व यज्ञ किया। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट बात है। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? तो ये हाल नामक वहाँ के शासक ने की थी, सातवाहन शासक ने की थी। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं कौन सी विजय कब हुई है। गुजरात विजय जो है 1297 में हुई थी, 1297 में। फिर रणथंभौर की विजय 1301 में होती है। रणथंभौर की विजय कब होती है? 1301 में विजित करता है रणथंभौर को। चित्तौड़ को जो है 1303 में विजित करता है। और मालवा विजय कब होती है? तो 1305 में मालवा का विजय करता है। तो इस वजह से हम देखेंगे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस पत्र या पत्रिका के माध्यम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया था? सोम प्रकाश, बंगवासी, अमृत बाजार, बुद्धि दर्पण। तो ये हो जाएगा आपका सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो है साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल शहजादी मखफी के उपनाम से कविताएं लिखती थी? तो ये जो है आपके मुगल शहजादी जेबू उन निशा हैं। मुगल काल में गुलबदन बेगम तथा जेब उन निशा को प्रकांड विदुषी महिला माना जाता है। हुमायूं की रचना कौन करता है? तो गुलबदन बेगम करती हैं, जबकि शहजादी जेब उन निशा जो है मखफी नाम से कविताएं लिखती हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है? शासक और यवन राजदूत हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनके टाइम पे कौन सा राजदूत आया था? तो मेगस्थनीज नामक राजदूत आया था। बिंदुसार के टाइम पे जो है आपका कौन सा राजदूत आता है? तो ये आते हैं बिंदुसार के टाइम पे डाइमेकस आते हैं। अशोक के टाइम पे जो है डायोनिसियस आएगा। स्कंदगुप्त के टाइम पे जो है आपका हेलियोडोरस किसके टाइम पे आता है? तो ये भागभद्र एक शासक हैं सुंग वंश के, उनके टाइम पे आता है। भागभद्र नामक शासक हैं जो सुंग वंश के हैं। और ये कहाँ थे, मतलब इनका दरबार कहाँ चल रहा था? तो ये थे आपके विदिशा, एमपी में जो एक विदिशा है जगह, वहाँ पे। हेलियोडोरस ने जो है वासुदेव के सम्मान में बेसनगर में गरुण स्तंभ नामक अभिलेख की स्थापना करता है। कौन करता है? तो हेलियोडोरस करता है। तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी है। सेशल की राजधानी आपकी विक्टोरिया है। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। मंगोलिया की राजधानी आपका उलान बटोर है। ग्रेनाडा की राजधानी जो है सेंट जॉर्ज है। क्या है? सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज आपकी ग्रेनाडा की राजधानी है। गैबन की राजधानी क्या है? तो लिब्रेविले।
ये गैबन की राजधानी है। गैबन की राजधानी क्या है? लिब्रेविले है। तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार की प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तटीय, अवरोधक, एटॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, अवरोधक प्रवाल भित्ति आपका ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। प्रवाल अर्थात मूंगा के मरने से उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लगता है। इस क्रिया के कारण जो है एक लंबे टाइम के बाद अंदर एक विस्तृत भित्ति बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति कहते हैं। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित देशों में से कौन एक कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है? मैक्सिको, भूटान, म्यांमार, मिस्र। तो ये हो जाएगा आपका भूटान। भूटान जो है कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, जबकि आपका मैक्सिको, म्यांमार, मिस्र तीनों ही कर्क रेखा पर मिलते हैं। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ग्रीनलैंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह इस पर जो है उत्तरी अमेरिका का अधिकार है। तो ए ऑप्शन तो आपका सही है कि यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन इस पे उत्तरी अमेरिका का अधिकार नहीं है। इस पे जो है आपके डेनमार्क का अधिकार है। किसका है? डेनमार्क का अधिकार है। अगला हम देखेंगे, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी नूक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। थंडर बे कहाँ पे है? तो ये कनाडा में है। कनाडा का एक शहर थंडर बे है। इस किस झील के किनारे है? तो ये आपके सुपीरियर झील के किनारे है। क्यूलैंड कहाँ है? तो यूएसए में है। ये किस झील के किनारे है? तो ये आपके इरी झील के किनारे है। टोरंटो जो है कनाडा में है। ये किस झील के किनारे है? तो ओंटारियो झील के किनारे है। केसविले कहाँ है? तो ये भी आपका यूएसए में है। ये आपके ह्यूरॉन झील के किनारे स्थित है। तो इस तरह से हम देखेंगे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नदी काला सागर में गिरती है? सीन, डेन्यूब, रो, पो। तो ये हो जाएगी आपकी डेन्यूब नदी जो है काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। सीन नदी जो है फ्रांस के मध्य पठारी भाग से निकलकर इंग्लिश चैनल में गिरती है। रोन नदी आपकी जो फ्रांस की है जूरा पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। अपो नदी जो है इटली के आल्प्स पर्वत से निकलकर एड्रियाटिक सागर में वेनिस की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से आपके ये सारी नदियाँ थी और इनके बारे में कहाँ से निकल रही, कहाँ गिर गई हैं, ये बता दिया। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा एक देश के साथ नहीं लगती। कौन से देश के साथ नहीं लगती? नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है आपका किससे नहीं लगती है? तो म्यांमार से नहीं लगती है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी सभी से लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। कौन सा जो है कथन गलत है? आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम द्वीप स्थित है। आदम ब्रिज के उत्तर में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है आदम ब्रिज के दक्षिण में आपका मन्नार की खाड़ी स्थित है, उत्तर में जो है आपकी पाक की खाड़ी स्थित है। तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन गलत है। बाकी सभी जो हैं सही हैं। मुख्य हिमालय के गर्भ में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? आर्कियन, कुडप्पा, धारवाड़, विंध्यान। तो ये पाई जाएगी आपकी आर्कियन। आर्कियन क्रम की चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है। ये रवेदार तथा जीवाश्म का अभाव होता है इनमें। किसमें? आर्कियन चट्टानों में। ये नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट प्रकार की चट्टानें होती हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 39। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन सर्वाधिक ऊंची है? नामचा बरवा, नंगा पर्वत, केटू, कंचनजंगा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। केटू जो है इन पर्वतमालाओं में केटू जो है आपका सबसे ऊंचा है। कितना है? तो ये है आपका 8611 मीटर है केटू की लंबाई। कंचनजंगा की लंबाई 8597 मीटर है। नंगा पर्वत का जो है 8126 मीटर है और नामचा बरवा का 7750 मीटर है। तो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी किसकी है? तो केटू की है। अगला देखते हैं कौन सा कथन जो है असत्य है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मार्मुगावा एक कृत्रिम बंदरगाह है। कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। मार्मुगावा एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये कहाँ पे है? मार्मुगावा जो है गोवा में एक जुआरी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है।
यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है आपका, तो ये सी ऑप्शन ही आपका सही नहीं है। मार्मागावा एक कृत्रिम बंदरगाह न होकर कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला जो है गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है, ज्वारी बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेसोथो देश के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? यह ड्रेकेंसबर्ग पर्वत पर स्थित है, इसकी तट रेखा की लंबाई सबसे छोटी है, इसे शांत घाटियों का देश भी कहा जाता है, इसकी राजधानी मसेरू है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसकी तट रेखा की लंबाई जो है सबसे छोटी नहीं है, मतलब यही जो है गलत है। तो ये जो हो जाएगा, क्या कह रहा है, इसकी तट रेखा की लंबाई सबसे छोटी है, तो इसकी कोई तट रेखा ही नहीं, क्योंकि तट रेखा उसकी होती है जो समुद्र से जिसका क्या नाम है, तट लगता है। और ये तो एक दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है, ये मान लीजिए आपका दक्षिण अफ्रीका है, इसके अंतर्गत आपका लेसोथो एक देश स्थित है। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सभी जो है सही हैं। थिन परियोजना संबंधित है, किस नदी से संबंधित है थिन परियोजना? तो ये जो है रावी नदी पर स्थित है आपकी थिन परियोजना। 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? मालदीव और सेशल, भारत और इंडोनेशिया, भारत और मालदीव, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत और इंडोनेशिया जो है आपका 6 डिग्री चैनल के मध्य जो है स्थित है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा जो है सही है देखते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग एक भार हरासी उद्योग है। भारत में वस्त्रों उद्योग के बाद चीनी का उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ऐसे उद्योग जिनका विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान भार कम हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भार हरासी उद्योग। जैसे आपका लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात जो है भार हरासी उद्योग है। एल्यूमिनियम उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, ये सभी जो हैं भार हरासी उद्योग कहलाते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। परियोजना और राज्य दिए हुए। मचकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। चमेरा परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में है। सलाल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और टनकपुर परियोजना जो है उत्तराखंड से संबंधित है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं? तो स्वपोषी जो होते हैं वो आपके प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। जलीय पारितंत्र के जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो उल्टा होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय न होकर कैसा होता है? एक दिवसीय होता है, एक दिशा में ये चलता है, एक दिवसीय होता है। अपघटक एवं उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित है कौन? तो चींटी। चींटी जो होती है अपघटक भी होती है और प्राथमिक उपभोक्ता भी चींटी कहलाती है। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं सही हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित को उनके पारित होने या स्थापित होने या हस्ताक्षरित होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, व्यवस्थित करते हैं। भारत द्वारा कार्टेजना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना, जैव विविधता अभिसमय भारतीय संसद द्वारा पारित होना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना करना। तो काल क्रमानुसार देखते हैं, कार्टेजना कब होता है? तो कार्टेजना जो है आपका 2001 में होता है। 2001 में कार्टेजना प्रोटोकॉल होता है। जैव विविधता अधिनियम कब आता है संसद द्वारा? 2002 में पारित किया जाता है जैव विविधता अधिनियम। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? तो ये जो होती है 2003 में चेन्नई में होती है। तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर है 48। प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे का प्रमुख घटक होता है, कौन होता है? देखते हैं, धरातली ओजोन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। धरातली ओजोन गैस जो है आपका किससे संबंधित है? तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक आपका क्या कहलाता है? धरातली ओजोन गैस। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित में से कौन एक बायोमास को सही रूप में प्रदर्शित करता है? किसी पारितंत्र में प्रति इकाई समय में जीवित पदार्थों का सकल भार, किसी पारितंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों का सकल शुष्क भार, किसी पारितंत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित एवं मृत पदार्थों का सकल शुष्क भार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन आपका सही है कि किसी भी पारितंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। बायोमास के अंतर्गत जो है पौधे और जंतु
के शुष्क भार को सम्मिलित किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को उत्पादकता कहते हैं। तो ये है आपका बायोमास से संबंधित प्रश्न। अगला हम देखेंगे मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था आपका यूनेस्को द्वारा। मानव एवं जैव मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम 1971 में शुरू किया गया था यूनेस्को द्वारा। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है कि मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करके एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। संसद का कोई सदस्य आर्टिकल 102 में वर्णित किसी निर्योग्यता से ग्रसित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है आपके राष्ट्रपति करते हैं। संसद का कोई सदस्य आर्टिकल 102 में वर्णित किसी निर्योग्यता या अयोग्यता से ग्रसित है या नहीं, इसका निर्णय जो है अंतिम रूप से राष्ट्रपति करता है और ये जो है निर्वाचन आयोग के सलाह से करता है। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा प्रतिबंधन या निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता है? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, गरिमा, सदाचार। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गरिमा के आधार पर जो है राज्य जो है धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता विधि द्वारा निर्बंधन स्थापित नहीं कर सकता है, यानी इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे हम OBC कहते हैं, ये सबसे पहले क्या आया था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 में आया था। 1993 में उस टाइम पे यह एक सांविधिक निकाय था, लेकिन 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा जो है 2018 के द्वारा इसको जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो 338 ख जो है या बी इससे संबंधित आर्टिकल है। तो 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा जो है इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। इसके एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्लस आपके 3 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति, कार्यकाल एवं सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही हैं। अगला हम देखेंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। संसद द्वारा जो है आपका संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। और इसका गठन कौन करता है? तो विधानमंडल के आग्रह पर संसद आपका करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगला हम देखते हैं सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? तो देखते हैं स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना, प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी कार्य जो है सेबी के तहत ही आते हैं। ये सभी कार्य सेबी करता है। सेबी का गठन कब हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसको हमने पिछले टेस्ट पेपर में करा भी दिया है, फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? एस्बेस्टस, सेलुलायड, पनस्पेके और अभ्रक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो होगा डी। अभ्रक जो है बिजली का कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है। अभ्रक को हम क्या कहते हैं? माइका कहते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन के संदर्भ में कौन सा जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? सहकारिता क्षेत्र, कृषि विपणन, कृषि साख, उपभोक्ता सहकारिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। कृषि क्षेत्र में जो है सबसे पहले आपका सहकारिता आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्नलिखित में से किस वर्ग को हानि होती है? उत्पादक को, व्यापारी वर्ग को, ऋणी को, वेतनभोगी कर्मचारी को। तो इसका आंसर है आपका डी। वेतनभोगी कर्मचारी को जो है हानि होती है। देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक आय में क्षरण होता है, बचत हतोत्साहित होती है, मतलब बचत कम होती है, तथा भुगतान संतुलन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। ये हमारा मुद्रास्फीति की कुछ अवस्थाएं हैं।
जिसको होता रहता है। अगला हम देखते हैं मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। विनिमय दर में स्थायित्व लाना, रोजगार सृजन करना, विकास एवं मूल्य स्थिरता, उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। मौद्रिक नीति से संबंधित है ये सभी कथन। मौद्रिक नीति का निर्धारण एवं संचालन जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई इसके लिए रेपो दर, स्थायी सुविधा दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ये सभी उपकरणों से जो है मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है, तो आरबीआई करता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 60। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। यह अवसंरचनात्मक होता है, इससे भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, यह अल्पकालिक निवेश होता है, इसका जो है आय एवं रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही है। विदेशी निवेश के दो घटक होते हैं, एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एक होता है पोर्टफोलियो विदेशी निवेश। जब उत्पादन के साधनों में विदेशी निवेशक प्रत्यक्ष रूप से निवेश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। यह संरचनात्मक तथा दीर्घकालीन निवेश होता है। तो ये जो होता है आपका दीर्घकालीन निवेश होता है, न कि अल्पकालिक निवेश होता है। इससे देश में भौतिक पूंजी का निर्माण होता है, जिसका अनुकूल प्रभाव जो है उत्पादन, आय और रोजगार पर होता है। क्वेश्चन नंबर है 61। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति क्राउडिंग आउट प्रभाव को दर्शाती है। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी हो, जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में वृद्धि हो, जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में न तो कमी हो न वृद्धि हो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। मंदी के उपचार के लिए सरकार द्वारा व्यय बढ़ाने पर कुल मांग, राष्ट्रीय आय तथा ब्याज दर में वृद्धि हो सकती है। ब्याज दरों में वृद्धि का निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय तथा निवेश में कमी आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रत्यक्षण अधिनियम 1799 में समाचार पत्र नियंत्रण लगाने हेतु पारित किया गया था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन गुजराती में किया था। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सभी प्रकार के पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने जो है 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार में छापना अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी की जो साप्ताहिक पत्र हरिजन था, यह गुजराती में न होकर कौन सी भाषा में था, तो अंग्रेजी भाषा में था। तो इस वजह से आपका दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अहमदिया आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये आपके मिर्जा गुलाम अहमद से संबंधित है। देवबंद आंदोलन जो है ये आपके कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही से संबंधित है। ये कब हुआ था, तो 1866 में हुआ था, 1866 में हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन जो है आपका किससे संबंधित है, तो ये एनी बेसेंट से संबंधित न होके हेनरी विवियन डिरेजियो से संबंधित है। तो नामधारी आंदोलन किससे संबंधित है, राम सिंह से संबंधित है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। अहमदिया आंदोलन की स्थापना कब होती है, तो 1839 में होती है। देवबंद वाला कब होता है, तो यहाँ पे 1866 और 67 दोनों होगा, जो भी दिया रहे आप लोग देख लीजिएगा। और ये यूपी के सहारनपुर जिले में होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 64। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना कब होती है, तो इनकी स्थापना 1929 में होती है। और बारदोली सत्याग्रह कब होती है, तो ये 1928 में इसकी स्थापना होती है, जो गुजरात के किसानों द्वारा लगान न देने के उसमें होती है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटक कहते हैं। ऑल इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब होती है, तो ये 1905 में होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। सबसे बाद की घटना कौन है, तो कृषक प्रजा पार्टी, इसकी स्थापना 1929 में होती है। तो इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन हम देखेंगे 65। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, नागपुर अधिवेशन। 1891 में जो है कांग्रेस
के नाम में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया। इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पी आनंद चालू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पी आनंद चालू कर रहे थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? तो 1940 में आता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाई जाती है? तो 16 अगस्त 1946 को मनाई जाती है। अगस्त घोषणा कब होता है? तो 20 अगस्त 1917 को होता है। सांप्रदायिक निर्णय जो है ये आपका 1932 में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रैमजे मैकडोनाल्ड भी कहते हैं। मतलब उस टाइम पे रैमजे मैकडोनाल्ड जो है प्रधानमंत्री थे, तो इस वजह से इनसे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जिसे हम NCS की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो NCS की स्थापना आपका 2005 में की गई है। सी रंगराजन की समिति बनती है 2001 में। सी रंगराजन की समिति आती है 2001 में। इन्होंने सिफारिश की कि 1 जून 2005 से जो है आपकी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष होंगे, जो कौन थे उस टाइम पे? तो सुरेश तेंदुलकर थे। अगला देखेंगे, यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हों परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य न मिले, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे? तो ऐसी बेरोजगारी को हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में श्रमिक जो है प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए अगर तत्पर है परंतु उस मजदूरी दर पर भी जो है कार्य न मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। निम्नलिखित योजनाओं को जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं कौन सी योजना कब आई। तो अमृत योजना कब आती है? तो ये आती है आपकी 15 नवंबर 2015 को आती है अमृत योजना 2015 को। अटल पेंशन योजना जो है 9 मई 2015 को आएगी। 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 5 मार्च 2019 को आएगी, मतलब आती है। सक्षम योजना कब आएगी? तो सक्षम योजना आपका 28 सितंबर 2016 को। 28 सितंबर 2016 को। तो इस तरह से हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला हम देखते हैं, एशिया और संरचना निवेश बैंक जिसे हम क्या कहते हैं? AIIB की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को हुई थी। इसमें प्रत्येक सदस्य का मताधिकार अंशधारिता के आधार पर नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर निर्धारित किया गया है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है, इसका मतलब दोनों ही कथन आपके सत्य हैं कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो बीजिंग में इसका मुख्यालय है। बीजिंग में आपका इसका मुख्यालय मिलेगा। यह बैंक सदस्य देशों की ऊर्जा एवं परिवहन सहित बृहद अवसंरचना परियोजनाओं में जो है सहायता करता है। इसमें प्रत्येक सदस्य का मताधिकार अंशधारिता के आधार पर नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के आकार पर निर्धारित किया गया है। तो चीन से कितना लिया गया है? तो चीन का जो है अंशधारिता के लिए 30 पॉइंट कुछ करके है। भारत का 8.65% है। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी? शिवरामन समिति, विजय केलकर समिति, M नरसिम्हन समिति, शीतलवाड़ समिति। तो ये थी आपकी विजय केलकर समिति। 1975 में कृषि शोध को नई दिशा एवं बढ़ावा देने के लिए M नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी। तो इसका मतलब ये है आपका कि नरसिम्हन समिति जो आई थी वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के मतलब उस पे थी कि स्थापना की जाए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाए, वो उसकी सिफारिश कर रही थी। जबकि आपकी विजय केलकर समिति क्या कर रही थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पे रोक लगा रही थी, इसकी सिफारिश कर रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है बेमेल है? देखते हैं कौन सा गलत है। तो खाद्य मिलावट निरोधक कानून जो है 1954 में आता है। ट्राइफेड जो है 1987 में आती है। एग मार्क एक्ट जो है आपका 1937 में आती है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये कब आता है? तो ये आता है आपका 1954 में। तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका गलत है। वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर कि आर्थिक मामलों का विभाग जो है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में जो है
क्या पेश करता है? तो बजट पेश करता है या केंद्रीय वार्षिक विवरण आपका पेश किया जाता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है? एक क्षेत्र में समान प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया। एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया। भिन्न भिन्न क्षेत्र में एक समान प्रजातियों की संख्या एवं परस्पर क्रिया। भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रजातियों की संख्या एवं परस्पर क्रिया। तो इसके आंसर है आपका बी। एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया जो है आपका जैविक समुदाय प्रदर्शित करती है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा ऐसा प्रदूषक नहीं है जो लंबे समय तक प्रकृति में बना रहता है? रेडियो सक्रिय तत्व, भारी धातुएं, डीडीटी, घरेलू अपशिष्ट। तो देखते हैं घरेलू अपशिष्ट जो है आपका ये लंबे समय तक आपका प्रदूषक नहीं रहता है, जबकि रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व, भारी धातुएं, डीडीटी ये सब जो है लंबे टाइम तक आपके बने रहते हैं प्रकृति में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो भारत के जल पुरुष कौन है? ये आपके राजेंद्र सिंह है, इनको जो है जल पुरुष कहा जाता है। पर्यावरण इंजीनियर किसे कहा जाता है? जीडी अग्रवाल को कहा जाता है। पीपल फॉर एनिमल की स्थापना किसने की थी? तो पीपल फॉर एनिमल की स्थापना जो है मेनका गांधी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मेनका गांधी के द्वारा की गई थी। इन्होंने जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनेक काम किए थे। किसने? मेनका गांधी ने। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है भारत का बर्डमैन। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन किस वर्ष किया गया था? ये जो है 1988, 1989, 90, 92। तो ये किया गया था आपका 1988 में। जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करने के लिए IPCC, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल एंड क्लाइमेट चेंज, इसे हम क्या कहते हैं, IPCC, ये जो है कब गठित हुई थी? तो 1988 में गठित हुई थी। किसके द्वारा? तो यूनिप और WMO के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था IPCC का। अगला देखें हम, निर्धनता का सापेक्षिक मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है? लॉरेंस वक्र, गरीबी रेखा, गिनी गुणांक। तो ये जो है लाया जाता है आपका डी, ए और सी दोनों ही, लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक दोनों को ही जो है निर्धनता का सापेक्षिक मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका 1956 की औद्योगिक नीति में। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट रूप से क्षेत्रों का बंटवारा किया गया था। अगला हम देखते हैं, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना आपका 1992। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, मुंबई में। और ये फेरवानी समिति जो 1991 में आती है, इसकी सिफारिश पर जो है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में होती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, संगठन, संस्था और अधिनियम को देखेंगे। कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ है? करपाट अधिनियम। करपाट अधिनियम किससे संबंधित है? कपाट अधिनियम किससे संबंधित है? 2002 में आया था ये। FRBM एक्ट कब आया था? तो FRBM एक्ट आया था आपका 2003 में। फेमा कब आया था? तो फेमा आपका आया था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई आपके। कपाट अधिनियम कब आया था? तो ये आया था आपका 1986 में। FRBM एक्ट कब आया? तो ये आया आपका 2003 में। फेमा कब आया था? तो फेमा आपका आया था 2000 में। और एक्सिस बैंक, एग्जिम बैंक कब आया? तो ये आया था 1982 में। इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही है। जन सहयोग एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, जिसे हम क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं, का गठन कब हुआ था? 1986 में किया गया था। बाकी FRBM एक्ट आपका कब आता है? 2003 में आता है और ये 2004 से लागू हो जाता है। फेमा कब आता है? तो 2000 में आता है। और भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे हम एग्जिम बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना 1982 में की जाती है। अगला है हमारा, गोईपुरिया समिति का संबंध किससे है? तो गोईपुरिया समिति का संबंध आपका बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। गोईपुरिया समिति, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 5 दिसंबर 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी गोईपुरिया समिति ने। चोलों की राजधानी उदयपुर प्रसिद्ध थी। किस लिए प्रसिद्ध थी? ये जो है कपास के व्यापार के लिए आपकी
चोलों की राजधानी प्रसिद्ध थी। बाद में उदयपुर तथा तंजावुर जो है दोनों राजधानियाँ किसकी रही हैं, तो चोलों की रही हैं। उदयपुर जो है कपास व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कौन सा स्थल से क्या सामग्री मिली है, तो मोहनजोदड़ो से हमें जो है हाथी का कपाल खंड मिला है। हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। लोथल से क्या मिला है, तो फारस की मुहर मिली है आपकी लोथल से। कालीबंगा से क्या मिला है, तो अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा से। बनावली से जो है आपका हल की आकृति मिली है। तो इस वजह से आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। 85 देखेंगे। ऋग वैदिक कालीन निम्नलिखित में से किस एक देवता को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता है, तो ये रक्षक माना जाता है आपके वरुण को। ऋग वैदिक कालीन देवताओं में वरुण को इंद्र तथा अग्नि के बाद तीसरा प्रमुख देवता माना गया है। वरुण जल या समुद्र का देवता कहलाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 86। कौन सा जो है अभिलेख किस व्यक्ति से संबंधित है, तो प्रयाग प्रशस्ति आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है। विल्सण अभिलेख जो है, विल्सण स्तंभलेख या अभिलेख जो है किससे संबंधित है, तो ये कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। पूना ताम्रपत्र आपका प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। इस वजह से सी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन को। महारत्न कंपनियां कितने रुपए तक का निवेश स्वविवेक से करती हैं, तो महारत्न कंपनियां जो है 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन आपका 5,000 करोड़ रुपए तक के। जिस कंपनी ने लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, उसकी 3 साल के लिए औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति आपका 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो ये महारत्न कंपनियां कितने रुपए तक निवेश स्वविवेक से करती है, तो 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। पश्चिम बंगाल को जो है कहा जाता है आपका। मैंग्रोव लवण सहिष्णु समुदाय होते हैं जो विश्व के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा कितनी होती है, तो 100 से लेकर 300 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ताप जो है आपका 26 से 35 के मध्य होता है। ऐसे वन किस में आते हैं, तो मैंग्रोव वन में आते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 89, जो एक तरफ खनिज है दूसरी तरफ उत्पादक देश है। कौन सा खनिज कौन सा देश उत्पादित करता है, तो प्राकृतिक गैस जो है आपका अमेरिका प्रोड्यूस करता है। और लॉ अयस्क जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। स्वर्ण सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो ये आपका चीन में है। स्वर्ण किससे संबंधित है, चीन से। यहाँ गलत ऑप्शन लग गया। प्राकृतिक गैस अमेरिका से, लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया से, स्वर्ण जो है चीन से, और हीरा जो है कहाँ से मिलेगा, तो रूस से मिलेगा। इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही है कि खनिज में कौन सा देश शीर्ष उत्पादक देश है। 90 नंबर क्वेश्चन देखें। मुद्रास्फीति के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित माप थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप से अधिक व्यापक है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ए। दोनों ही कथन और कारण आपके सही हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस एक संस्था का उद्देश्य सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन WTO। WTO जिसे हम क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना किसका प्रमुख काम है, तो ये आपके WTO का है। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जल परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, तो ये जो है आपका 2011-12 में आपका 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित स्थान और संबंधित खनिज। कौन से स्थान से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित बीपा से जो है बॉक्साइट निक्षेप मिलता है हमें। बॉक्साइट के निक्षेप कहाँ से मिलते हैं, तो बीपा से मिलते हैं। ब्रोकन हिल से हमें जो है लेड चांदी जस्ता मिलता है ब्रोकन हिल से। पिलवारा से हमें क्या मिलता है, तो पिलवारा से लौह अयस्क मिलता है। और ओलंपिक डैम खान से हमें किसकी प्राप्ति होती है, तो यूरेनियम की प्राप्ति होती है। यूरेनियम, न कि सोना की प्राप्ति होती है, यूरेनियम की प्राप्ति होती है। तो
तो ओलंपिक डैम खान से हमें क्या प्राप्त होता है, यूरेनियम प्राप्त होता है। तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। सोना कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के कालगुली और कुलगाड़ी से प्रसिद्ध जो है आपका सोना मिलता है। कुलगाड़ी और कालगुली ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर अवस्थित है और यहाँ से हमें सोना की प्राप्ति होती है। अगला देखते हैं कौन सा जो है सही है, इसके बारे में पूछ रहा है 94 क्वेश्चन नंबर पे। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो इसका आंसर है ए। केवल एक सही है कि कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नहीं है। तो ये आपका मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है कर्क रेखा मान लीजिए ये है आपकी, तो ये उत्तर में स्थित है न कि दक्षिण में स्थित है। तो इस वजह से सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है, बाकी पहला सही है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो करेवा भू आकृति आपका कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कश्मीर हिमालय का विस्तार जो है सिंधु नदी से सतलज नदी तक पाया जाता है। इसमें अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सभी आपके कश्मीर हिमालय का ही भाग हैं। यहीं पे आपका करेवा क्या पाया जाता है, करेवा भू आकृति पाई जाती है। सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी किसके किसके बीच बहती है, तो सिंधु नदी आपका काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के मध्य, लद्दाख व बृहद हिमालय, काराकोरम व जास्कर, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य में। तो इसका आंसर है आपका डी। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य में आपका सिंधु नदी बहती है, जो कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कौन सा पठार कहाँ स्थित है। शिलांग का पठार जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से कौन संबंधित है, तो ये आपका शिलांग का पठार संबंधित है। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल किससे संबंधित है, तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन से संबंधित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किससे संबंधित है, ज्वारी वन से संबंधित है आपका। पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन से संबंधित है। तो इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे धारणी विकास का लक्ष्य। धारणी विकास लक्ष्य पहली बार प्रस्तावित किया गया था, कब किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन 1992, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, रियो +20 सम्मेलन 2012। तो इसका आंसर है आपका डी। धारणी विकास लक्ष्य जो है पहली बार रियो +20 सम्मेलन 2012 में आया था। और ये कहाँ पे मनाया गया था, रियो +20 तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 2012 में मनाया गया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो वर्ड दिया, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम किसने दिया था, तो एजी टॉन्सले ने जो है इकोसिस्टम का नियम दिया या इकोसिस्टम शब्द दिया था। 10% का नियम ओडम में नहीं लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था, लिंडमैन ने। 10% ऊर्जा का नियम कौन देता है, तो लिंडमैन देते हैं। अनुक्रमण या सक्सेशन का वर्ड कौन देता है, तो ये क्लीमेंट देते हैं। बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित है, तो ये आपके WG रोजन जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द को देते हैं। तो इस वजह से हम देखेंगे कौन सा सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला देखते हैं कौन सा सही है। IUCN प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक आपका सही है, दूसरा ये सही नहीं है, क्योंकि IUCN जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, बस एक ऑब्जर्वकर्ता या पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा उसे प्राप्त है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करती है। ये जो है रेड डाटा बुक भी जारी करती है आपका कौन, IUCN। अगला हम देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन को। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग किस एक से उत्सर्जित होता है, समुद्र, आर्द्रभूमि, धान के खेत, हाइड्रेट्स। तो ये हो जाएगा आपका आर्द्रभूमि। मीथेन एक हरित गृह गैस है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग गैस या फिर ग्रीन हाउस गैस कौन होता है, तो मीथेन होता है। यह एक वायु प्रदूषक भी होती है आपकी मीथेन गैस, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। अब मीथेन कहाँ कहाँ से उत्सर्जित होती है, तो ये आपके आर्द्रभूमि से, समुद्र से, हाइड्रेट से,
मीथेन का जो है उत्सर्जन होता है। ये सभी प्राकृतिक स्रोत है मीथेन के उत्सर्जन के। सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन किससे होता है? तो 76% आपका आर्द्र भूमि से उत्सर्जन होता है मीथेन का। इस वजह से आपका बी ऑप्शन ले रहा है। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। तो देखते हैं कौन मूल मात्रक नहीं है। एम्पियर आपका मूल मात्रक है, जूल जो है आपका मूल मात्रक नहीं है, केल्विन आपका ताप का मूल मात्रक है, कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। जूल जो होता है ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा और कार्य का। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 103। गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसका मान वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी। गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाला वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। तो हो जाएगा इसका मान जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता गुरुत्वीय त्वरण का मान। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 104। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कृत्रिम सोना प्रदर्शित करता है? तो कृत्रिम सोना कौन प्रदर्शित करता है? ये हो जाएगा आपका आंसर सी। कृत्रिम सोना आपके कौन कौन प्रदर्शित करता है? तो Cu+Ai प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम एल्यूमिनियम कहते हैं। ये आपका कृत्रिम सोना प्रदर्शित करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 105। पारा धातु को चांदी के पात्र में रखा जाता है, पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। पारा जो है चांदी जैसी सफ़ेद धातु है, इसका मुख्य अयस्क क्या होता है? तो सिनेबार होता है। पारा जो है साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। पारा को जो है लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। तो ये हो जाएगा आपका। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। काली खांसी रोग का प्रसार प्रायः किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है रोग के प्रसार किसके द्वारा? पानी द्वारा, भोजन द्वारा, हवा द्वारा, जानवर द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका हवा द्वारा। काली खांसी हीमोफिलिस पर्टूसियस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार जो है हवा के द्वारा होता है। काली खांसी के लिए डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। अगला देखेंगे पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? तो ये शुभारंभ हुआ था आपका फरवरी 2006 में हुआ था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो ये दोबारा जो है आपका 2014, 19, 15, 16 ये 2016 में पारित किया गया है। अगला देखेंगे क्विक सिल्वर में सिल्वर की मात्रा होती है। क्विक सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है आपका 0%। पारा जिसे हम Hg कहते हैं क्विक सिल्वर के नाम से प्रसिद्ध है आपका, जिसमें सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? तो 0 होती है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये बदायूं, देवरिया, बागपत, कन्नौज। तो ये आपका बागपत हो जाएगा। बागपत में जो है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कितना है? सबसे न्यूनतम कहाँ है? तो बागपत में है। अगला देखते हैं किसी राज्य की वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर है आपका बी, 20 लाख रुपए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 242 आर्टिकल 243 भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। राज्य में उसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो अगर, तो यहाँ पे मध्यवर्ती स्तर जो है नहीं रखा जाता है। अगर किसी भी गांव में 20 लाख से जनसंख्या कम होती है तो उसमें क्या होता है? मध्यवर्ती स्तर को नहीं रखा जाता है। अगला देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। युद्ध से हो जाएगा आपका आपातकालीन घोषणा, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, जबकि आपका आंतरिक अशांति का प्रावधान नहीं है। अब पहले था ये, लेकिन इसको किस संशोधन द्वारा? तो आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है आंतरिक अशांति को किससे रिप्लेस कर दिया गया? बाह्य सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया गया है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका
113 कौन सा कथन जो है सही है? यदि 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता का मामला उठे तो विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेगा। उसका फैसला अंतिम होगा जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल एक सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि उसका जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उसके फैसले की मतलब अध्यक्ष की फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया था कि उस अध्यक्ष के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, जिसमें आर्टिकल 51 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। अगला देखते हैं, लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक कैसे हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, समाप्त हो जाएंगे। आर्टिकल 107 के अनुसार लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक जो है समाप्त हो जाएंगे, चाहे वो पेश किए गए हों या राज्य द्वारा भेजे गए हों। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना कर दिया गया था? ये 2009 में किया गया था। इसकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब होता है? तो 2 फरवरी 2006 को होता है। कहाँ से होता है? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होता है। और 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया है। सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ 2019 में किया गया था। अगला देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है 1952 में। अगला क्वेश्चन है हमारा 119 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने? वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमण। तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे जो बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका क्यूरिंग। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया जो है क्यूरिंग कहलाती है, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध तथा लचक आदि गुणों का विकास होता है। 2011 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 में वर्ष 2001 की तुलना में 8 अंकों की कमी आई है। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 919 है, जो 2001 की तुलना से जो है 8 कम है। 2001 में कितना था? तो 927 था। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका नागालैंड है, कितना? 979 है। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। कितना है यहाँ का? तो 829 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रपति स्तर पर कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट को घटाकर 2.1 लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2025 तक। 15 मार्च 2017 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित किया गया। यह नीति सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना तथा वहनीय लागत पर सभी को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करवाने की बात करता है। ऐसे में कहा गया है कि 2025 तक जो है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट घटाकर कितना कर दिया जाएगा? 2.1 कर दिया जाएगा। संस्था तथा योजना और स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो नाफेड की स्थापना जो होती है वो होती है 1958 में। कब होती है? 1958 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। लीड बैंक योजना कब होती है? तो 1969 में। ट्राइफेड स्थापना कब होती है? ट्राइफेड की? तो 1987 में। इस तरह से आंसर डी हो जाएगा आपका, डी सही है।
अगला हम देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन। अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर हो सकता है या कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। तो इसका आंसर है आपका डी, ए और सी दोनों ही हो सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। पंचवर्षीय योजना और मॉडल, कौन से मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में आया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेराल्ड डॉमर मॉडल आता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका महालनोबिस से संबंधित है, महालनोबिस मॉडल से। और पांचवी पंचवर्षीय योजना आपका डीपी धर मॉडल से संबंधित है। आठवीं जो है जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल से संबंधित है। इस तरह से सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है। तो ये आपका बहरीन ने की है। अगला देखेंगे, अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष बनी। वह किस देश की निवासी हैं। तो वह जो हैं आपकी यूएसए की निवासी हैं, क्रिस्टीना कोच, याद रखिएगा। आर्टेमिस मिशन के द्वारा ये भेजी जा रही हैं। निम्नलिखित में से किस एशियाई हाथी विशेषज्ञ को अगस्त 2023 में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आपकी रमन सुकुमार हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेननेस एकात्मकता की मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो ये किया गया है आपका ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 130। सितंबर 2023 में ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा निर्मित इंद्रजाल का अनावरण किया गया है। यह एक प्रकार का क्या है। तो ये जो है आपका एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। अगला देखेंगे, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल। तो ये है आपका कौन है, झारखंड है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132। जुलाई 2023 में किस राज्य में स्थित मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बन गया है। तो मुखरा गांव जो है आपका तेलंगाना का मुखरा गांव बीमित गांव बन गया है, भारत का पहला बीमित गांव बन गया है। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीबी सोमनाथन समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था। तो टीबी सोमनाथन का गठन जो है आपका नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा करने के लिए गठन किया गया था। यह 6 सदस्यीय समिति, इसमें टोटल 6 लोग संबंधित है। सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान एनपीएस ढांचे में बदलाव की क्या आवश्यकता है, इसका भी सुझाव इन्हीं को देना था। अगला देखते हैं, जुलाई 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक क्रेच नीति शिशु गृह योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो ये आपका हरियाणा है जिसने क्रेच नीति या शिशु गृह योजना लागू की है। अगला है हमारा 135 नंबर। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने सिकल सेल एनीमिया 2047 का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो ये किया गया है शहडोल एमपी से किया हुआ है। 2047 तक एनीमिया को मतलब सिकल सेल एनीमिया को समाप्त कर देना है, यह एक अनुवांशिक रोग है। अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न किया गया। तो ये किया गया है विनिपेग, कनाडा में किया गया है। जून 2023 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 का भारत का स्थान कौन सा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान जो है आपका 126वें नंबर का है। इससे जारी कौन करता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है वैश्विक शांति सूचकांक। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेवर आयोजित किया गया है। तो ये जो है आपका अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया गया है। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो अतिथि पोर्टल का शुभारंभ जो है आपका केरल ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्स या आकुस सुरक्षा गठबंधन में सम्मिलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो ये हो जाएगा आपका बी, जापान जो है इसमें आकुस में सम्मिलित नहीं है। कौन कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया है आपका, ब्रिटेन है, अमेरिका है। यह त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है इसकी घोषणा कब की गई थी। तो 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा आकुस की गई थी। अगला देखेंगे,
नाटो शिखर सम्मेलन 2023 पर विचार करना है कथनों में। जुलाई 2023 में इस सम्मेलन का आयोजन विल्नियस लिथुआनिया में किया गया। फिनलैंड ने नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार सम्मेलन में हिस्सा लिया है। सत्य कथन का चयन करना है, तो दोनों ही आपके सत्य कथन है नाटो से संबंधित। नाटो का गठन कब किया गया था, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे 1949 है, याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई है। इस सूची में भारत के किन 2 स्थलों को शामिल किया गया है, लद्दाख, कोयम्बटूर, मयूरभंज, हम्पी। तो इसका आंसर है आपका सी, 1 और 3, लद्दाख और मयूरभंज को, उड़ीसा के मयूरभंज को जो है इसमें शामिल किया गया है। अगला है हमारा, जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया है, तो खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। अक्टूबर 2023 में किस राज्य में स्थित धोरणो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात। अक्टूबर 2023 में गुजरात में स्थित धोरणो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2023 में भारत एवं किस देश को जोड़ने हेतु झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका नेपाल और भारत के बीच। अगला देखते हैं, मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का शिखर सम्मेलन दोहा कतर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है, तो ये किया गया है आपके भूटान को। मार्च 2023 में इसे जारी किया गया है, LSG। अगला देखते हैं, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन 1 नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया भारत एवं मिस्र के बीच। साइक्लोन प्रथम का किया गया है सम्मेलन। दिसंबर 2023 में प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो प्रमीला मलिक जो है ये चुनी गई हैं उड़ीसा की। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं प्रमीला मलिक। अक्टूबर 2023 में कैटालिन कारिको द्वारा ड्रेयू विसमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, तो ये दिया गया मैसेंजर RNA कोविड वैक्सीन तकनीकी की खोज के लिए दिया गया है। जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, लीबिया। तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात ने जो है अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है। तो इस तरह से हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।